नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ही एक फैसला दिया है जो कि 9 अगस्त 2024 का है और इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के एक्स उप मुख्यमंत्री मींस एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनको जो बेल है वो ग्रांट कर दी गई है। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो बेल है वो एक रूल है और जेल जो है वो एक एक्सेप्शन है। तो ये क्या कहती है जजमेंट, इस पे हम देखेंगे इसकी पूरी जजमेंट को। ये 38 पेजेस की एक जजमेंट है। यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन थी उनके जो सबमिशंस थे उसको रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर पाया कि जो अक्यूज्ड को काफ़ी समय चूंकि 17 महीनों से वो इनकार्सिनेट हैं, मींस जेल में रह रहे हैं, 17 महीने से उनको जेल में रखा गया है। तो राइट टू द स्पीडियल ट्रायल भी एक आदमी का फंडामेंटल राइट होता है, लेकिन जो ट्रायल है इस केस में वो एक स्नेल स्पेस के हिसाब से चल रहा है, मींस कछुए की चाल से चल रहा है। तो ऐसे में अक्यूज्ड को इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक जेल में नहीं रखा जा सकता। और प्रोसिक्यूशन की जो दूसरी दलीलें थी कि अक्यूज्ड ने ही जो है वो डिले किया है ट्रायल को, तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन से ये पूछा, मींस जो स्टेट के काउंसिल्स थे, जो सीनियर काउंसिल्स हैं ASJ, उनसे पूछा कि कोई भी ट्रायल कोर्ट का ऐसा ऑर्डर बताइए जिन्होंने अक्यूज्ड ने कोई फ्रिवलेस एप्लीकेशन जो है वो फाइल की हो। तो ऐसे में जो कोई ग्राउंड नहीं बनता कि उनको काफ़ी लंबे समय तक जो जेल में रखा जा सके, और इसलिए जो बेल एप्लीकेशंस थी उसको अलाउ कर दिया। तो आइए हम इसके थोड़े कंटेंट्स को देखते हैं और क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जजमेंट थी वो 21 मई 2024 की जजमेंट थी हाई कोर्ट में, जिन्होंने रिजेक्ट कर दी थी बेल को। मींस जो यहाँ पर जो अपीलेंट है उनकी जो बेल को पहले रिजेक्ट कर दिया था उसको उन्होंने चैलेंज किया था। 2 बेल एप्लीकेशंस थी वो फाइल की गई थी और जो प्रेजेंट जो अपीलेंट है उन्होंने दोनों जो है वो 2 एप्लीकेशंस थी बेल की। एक तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस था जो रजिस्टर्ड हुआ था सो नंबर का, और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट ने रजिस्टर किया था, और दूसरा था जो एक FIR थी वो रजिस्टर की थी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। और जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो केस थी, जो FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी 17 अगस्त 2022 को, और जो ED का केस था वो 22 अगस्त 2022 को हुआ था। मीन्स दोनों जो केसेस हैं वो सिमिलर फैक्ट्स पे आधारित हैं। और अब यहाँ पर फैक्ट्स क्या थे कि जो यहाँ ये बताया कि जो 2 राउंड्स ऑलरेडी हो चुके थे, मींस ट्रायल कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर इस कोर्ट में आए थे। तो 2 राउंड्स पहले ऑलरेडी यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि हो चुके थे। अब ये 3rd राउंड आया है जिसमें अपीलेंट जो है वो बेल के लिए आए हैं। दोनों जो केसेस थे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का और CBI का जो केस था। और केस का फैक्ट्स क्या थे कि 20 जुलाई 2022 को जो दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने एक लेटर भेजा था जिसमें बताया था कि अनियमितता बरती गई है, जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी हुई है उसमें जो फॉर्म मींस इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो एक अनियमितता, फ्रेमिंग और इम्प्लीमेंटेशन में एक अनियमितता बरती गई है, मींस रखी गई है। तो उन्होंने एक लेटर भेजा था डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को और कहा था कि इंक्वायरी की जाए। और ऑफिस मेमोरेंडम जो था वो 22 जुलाई 2022 का था। अब उसके बाद 26 फरवरी 2023 को अपीलेंट को अरेस्ट कर लिया गया था CBI द्वारा। फिर उसके बाद अपीलेंट को फिर अरेस्ट कर लिया गया था 9 मार्च 2023 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा। अब इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद CBI ने चार्जशीट थी वो फाइल की थी 25 अप्रैल 2023 को, और जो ऑफेंसेस थे वो उनके ऊपर लगाए गए थे 7, 7A, 8 और 12 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, और 420, 201, 120B का जो मींस चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंसेस का जो केस था वो मींस लगाया गया था। और फिर इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कंप्लेंट थी अंडर सेक्शन 3 जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत थी, फाइल की गई थी 4 मई 2023 को। और फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो रेगुलर बेल की अपीलेंट ने दी थी। एक CBI का जो मैटर था
उसमें, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था 30 मई 2023 को। और उसके बाद एक और फर्स्ट एप्लीकेशन रेगुलर बेल की थी अपीलेंट ने, मींस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में एक और रेगुलर बेल कोर्ट एप्लीकेशन लगाई थी, वो भी रिजेक्ट कर दी थी 3 जुलाई 2023 को। अब इस कोर्ट ने कॉमन ऑर्डर से, मींस 31 अक्टूबर 2023, मींस दोनों बेल एप्लीकेशंस थी हाई कोर्ट में रिजेक्ट हो गई। पहले सीबीआई की थी, वो रिजेक्ट हो गई, और हाई मींस इन्फोर्समेंट डायरेक्टर थी, वो भी हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। अब दोनों को आगे चैलेंज किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉमन ऑर्डर दिया, दोनों केसेस का एक कॉमन ऑर्डर दिया जो कि 30 अक्टूबर 2023 का था, और रेगुलर बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। सीबीआई मैटर और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में कुछ ऑब्जर्वेशंस दी थी जो कि कोर्ट ने कहा हम सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स में हम डिस्कस करेंगे। और जो लिबर्टी ग्रांट कर दी थी कोर्ट ने, अपीलेंट को लिबर्टी ग्रांट कर दी थी कि वो सेकंड बेल एप्लीकेशन जो है वो ट्रायल कोर्ट के समक्ष लगा सकते हैं, और जो उन्होंने लगाई 27 जनवरी 2024 को। और उसमें अब अक्यूज्ड को, मींस अपीलेंट हैं जो, उनको एक इंटरिम प्रोटेक्शन थी वो दे दी गई, लेकिन 30 अप्रैल 2024 को ट्रायल कोर्ट ने भी जो बेल एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। कहा कि ग्राउंड ये लगाया कि कोई चेंज सर्कमस्टांसेस में बदलाव नहीं हुआ है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस नहीं हुए। अब फिर उसके बाद अपीलेंट ने सेकंड बेल एप्लीकेशन फिर हाई कोर्ट के और 2 मई 2024 को लगाई, और अब उसका जजमेंट आया था 21 मई 2024 को। लर्नर्ड सिंगल जज हैं जो हाई कोर्ट के, उन्होंने बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल की फाइल की गई इस सुप्रीम कोर्ट में, जो नंबर सो एंड सो थे 2024 में 7795 एंड 7799, और मैटर की जो हेयरिंग थी 4 जून 2024 को हुई थी। इस कोर्ट ने उस ऑर्डर में ये सबमिशंस थी वो रिकॉर्ड की, क्योंकि उसमें सबमिशंस ये दी गई थी लर्नर्ड सॉलिसिटर जनरल ने कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंक्लूड हो जाएगी, और फाइनल कंप्लेंट और चार्जशीट है वो एक्सपीडिशियस तेजी से फाइल की जाएगी, और किसी भी समय पे तेज गति से फाइल की जाएगी 3 जुलाई या उससे पहले। और उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो अपना प्रोसीड करेगी ट्रायल को। और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो सबमिशंस को रिकॉर्ड कर लिया, और इसमें ये बताया था कि जो फैक्ट ये था कि पीरियड ऑफ 6 to 8 मंथ्स जो पीरियड था वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स किया था 30 अक्टूबर 2023 को। 30 अक्टूबर 2023 के ऑर्डर में लिखाया था कि 6 से 8 महीने के अंदर जो है वो अपना पीरियड फिक्स किया था, लेकिन अब कोर्ट ने सबमिशन में ये लिखा था कि 6 से 8 महीने का जो समय है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। अब इसके बाद लेकिन जो पिटीशन थी वो उसको डिस्पोज कर दिया और लिबर्टी ग्रांट कर दी कि अब वो अपनी प्रेयर को रिवाइव कर सकते हैं, और एक जब भी आफ्टर जब चार्जशीट जब फाइल की जाएगी उनके खिलाफ तो अपनी जो प्रेयर है उसको रिवाइव कर सकते हैं। और उसके बाद जो फाइनल कंप्लेंट चार्जशीट थी फाइल कर दी गई, फिर अपीलेंट फिर आए इस कोर्ट में, मींस माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर आए और इस अपील्स के थ्रू, और फिर इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2024 को नोटिस इशू किया, और उसके बाद काउंटर एफिडेविट भी फाइल हुआ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई द्वारा। उन्होंने दोनों अपील्स को अपोज किया। सबमिशंस अब सुने गए, मींस जो सीनियर काउंसिल अपेयर हुए जो अपीलेंट की साइड से, और स्टेट की साइड से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे वो अपेयर हुए रिस्पोंडेंट्स की साइड से। अब प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो है एएसजी साहब ने लगाया कि अपीलेंट जो है वो उनको परमिशन नहीं है कि वो एक और सेट ऑफ एसएलपी फाइल करें, ऑर्डर को चैलेंज करें, जो कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था, चैलेंज द ऑर्डर ऑफ द हाईकोर्ट, जो कि 21 मई 2024 का था। जबकि अर्लियर जो स्पेशल पिटीशन थी वो सेम ऑर्डर से फाइल हुई थी जो डिस्पोज हो गई है, और सबमिशन ये दी कि जो लिबर्टी ग्रांट की गई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उनमें ऑर्डर में जो लिखवाया गया था 4 जून 2024 को कि उसको इंटरप्रेटेट करना चाहिए कि उसमें ये इंटरप्रेटेट किया गया था कि अक्यूज को लिबर्टी दी थी कि वो ट्रायल कोर्ट में दोबारा से फ्रेश जाएं। सबमिशन ये दी कि जब अपीलेंट जो है वो अप्रोच किया उन्होंने ट्रायल कोर्ट में तो वो सक्सीड नहीं हुए ट्रायल कोर्ट में, और फिर उसके बाद फिर हाई कोर्ट में आए, फिर वहाँ पर भी सक्सेस नहीं मिली, और फिर अभी इसी सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। तो साथ में ये सबमिशन दिया कि जो प्रेजेंट अपील जो है उसको रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जो अपीलेंट जो है वो ट्रायल कोर्ट में दोबारा से जाएं, ऐसा उन्होंने सबमिशंस दी। और सबमिशंस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक जजमेंट थी उस पर रिलाई किया, कुन्हा अहमद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स, ये 2000 की जजमेंट थी। अब प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस को अपोज किया जो अपीलेंट के काउंसिल थे, उन्होंने बताया कि इस कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली अपने जो फर्स्ट ऑर्डर था उसमें 30 अक्टूबर 2023 में ये कहा था कि
लिबर्टी देते हैं हम अपीलेंट को कि वो फ्रेश एप्लीकेशन बेल की मूव करें अगर ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने तक कंप्लीट नहीं हो जाता। अगर ट्रायल जो है वो प्रोट्रैक्टेड में स्लो चल रहा है, लंबा चल रहा है और प्रोसीडेड एट स्नेल्स पेस मींस कछुए की चाल से चल रहा है 3 मंथ्स में, तो और सबमिशन ये दी कि ट्रायल जो है वो कंक्लूड नहीं हो पाया है 6 से 8 महीने के अंदर, जो कि जो कोर्ट का जो पहला ऑर्डर आया था। और फिर फर्दर सबमिशंस दी जो ट्रायल है काफी मींस लंबा चल रहा है और कछुए की चाल मींस स्नेल स्पेस के हिसाब से चल रहा है, मींस कछुए की चाल से चल रहा है इन द 3 मंथ्स के पीरियड में जब पहला कोर्ट का जो ऑर्डर पास हुआ था। सबमिशन ये दी थी कि सेकंड ऑर्डर था वो क्लियरली बताता है कि इस कोर्ट ने रिजर्व दिया था, मींस राइट जो है वो दिया था अपीलेंट को कि वो अपीलेंट के पास राइट है कि वो अपनी जो प्रेयर है उसको रिवाइव कर सकते हैं जब फाइनल कंप्लेंट चार्जशीट तो फाइल की जाएगी, जो अश्योर किया गया था, जैसा अश्योर किया गया था लर्नड सॉलिसिटर जनरल ने। और इसलिए फिर कहा कि इस प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाए। और मेरिट्स पे कोर्ट जहाँ पर अपीलेंट के जो काउंसिल ने सबमिशंस दी कि जो पहला ऑर्डर था 30 अक्टूबर 2023 को जो आया था उसमें कई फाइंडिंग्स दिए थे वो कि अपीलेंट के फेवर में थे। और सबमिशन ये दी थी कि अगर उसे देखा जाए तो साफ से रिवील करता है कि नंबर ऑफ प्लेसेस में इस कोर्ट ने ये फाइंडिंग्स दी थी कि जो कि रिस्पोंडेंट नहीं बता पाए हैं कि जो प्राइम फेशिया केस अपीलेंट के अगेंस्ट में बनता है कि नहीं बनता, तो इसमें वो साबित नहीं कर पाए प्राइम फेशिया केस को। और फर्दर सबमिशन ये दी कि रिकॉर्ड साफ साफ बताता है कि जो अगर इन्वेस्टिगेशन मीन्स रिकॉर्ड ये भी बताता है कि इन्वेस्टिगेशन जो केस की कंप्लीट नहीं हुई है। और ये फर्दर सबमिशन दी कि इन्वेस्टिगेशन जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी तो ट्रायल जो है वो प्रोसीड नहीं किया जा सकता। और 3 सप्लीमेंट्री कंप्लेंट्स और फाइल की गई हैं 10 मई को 2024 को, 17 मई 2024 को और 20 जून 2024 को इन्फोर्समेंट ईडी मैटर में। और 27 जुलाई 2024 को 40% को अक्यूज्ड बनाया गया है प्रोसीडिंग्स में और 8 से ज्यादा कंप्लेंटें फाइल की गई हैं। फर्दर ये सबमिशंस दी कि ईडी मैटर पे ईडी ने 224 विटनेसेस साइट किए हैं और 32,000 पेजेस का डॉक्यूमेंट लेकर आए प्रोड्यूस किया है। और फर्दर सबमिशन दिया कि सीबीआई ने 269 विटनेसेस साइट किए हैं और 37,000 पेज का डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस्ड किया है। और कहा कि दोनों को देयर आर 493 विटनेसेस हुए, 493 जो हैं वो गवाह हैं। और अगर एक फोर्थ सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो भी फाइल की है उसको अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, मीन्स उसे इंक्लूड ना किया जाए, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाए और टोटल डॉक्यूमेंट जो है वो 59,000 पेजेस के बन रहे हैं। और सबमिशन ये दी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने डिलिबरेटली कंसील्ड किए हैं उन डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स को छुपाया है जो कि इन्वेस्टिगेशंस में लिए गए थे और जो कि अक्यूज्ड पर्संस को एक्सकल्पेट करते हैं, मींस निर्दोष साबित करते हैं इन दी कैटेगरी ऑफ अंडरलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। अगर उन जो डॉक्यूमेंट्स को अंडरलाइड हैं मींस जो डॉक्यूमेंट्स पर रिलाई नहीं कर रहे वो डॉक्यूमेंट्स को अगर देखा जाए तो उससे एक्सकल्पेट मींस उनको निर्दोष साबित करते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन दी कि ये नेसेसरी होगा अपीलेंट को कि वो इंस्पेक्ट करें अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स जो अनरिलाइड हैं, जो उस पर वो मींस पर रिलाई नहीं कर रहे हैं जो। तो फर्दर इंफॉर्मेशन दी कि ये इनऑर्डिनेट डिले हुई है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई के बिहाफ पे, और तो इसलिए उन्होंने एक लिस्ट ऑफ अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस की थी। और सबमिशन दिया है कि सारे कंसिडर को देखते हुए कि वॉल्यूमस नंबर ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ट्रायल को मींस लाइट ऑफ डे एंड तो अपील जो फाइल किया उसको अलाउ कर देना चाहिए कि ट्रायल को खत्म होने का कहा कि बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि काफी लंबा चलने वाला ट्रायल है, ऐसा इन्होंने अपनी सबमिशंस में दी। अब इसको अपोज किया। फर्स्ट ऑर्डर जो स्टेट के जो एसडी उन्होंने कहा कि फर्स्ट ऑर्डर में जब कई फैक्टर्स थे मेरिट्स पे 25 पैरा नंबर 25 पे ये बताया था कि जो कोर्ट जो है वो इंक्लाइन नहीं करती है कि वो प्रेयर ग्रांट ऑफ बेल दे। और सबमिशन दी कि अपील जो है वो मेरिट्स पे स्पेसिफिकली रिजेक्टेड कर दी गई है मींस अपीलेंट के। और फर्दर सबमिशन दी कि कोर्ट ने एक लिबर्टी दी थी कि फ्रेश एप्लीकेशन जो है वो फाइल करें जो सर्कमस्टांसेस एनबरेट किए गए थे पैरा नंबर 29 में, और कहा कि जो फ्रेश अगर वो फाइल करेंगे एप्लीकेशन तो वो कंसिडर करेगा ट्रायल कोर्ट और मेरिट्स पे बिना किसी इन्फ्लुएंस किए हुए जो उनकी जो बेल एप्लीकेशन जो है पहले रिजेक्ट हो गई थी। इसलिए साथ में ये कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कंसिडर किया मेरिट्स ऑफ द मैटर पे और इस प्रेजेंट अपीलेंट को मींस जो प्रेजेंट अपीलेंट है
उन्होंने अपोज किया जो एप्लीकेशन ऑफ मेरिट्स पे और इंसिस्टेड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द एप्लीकेशन सिर्फ जो ग्राउंड्स ऑफ डिले इन द ट्रायल। तो सिर्फ उन्होंने कहा कि जो ट्रायल में जो देरी हो रही है उसी को ग्राउंड बना के ही यहाँ पर वो आए हैं। और ये सबमिशन ये भी दी कि नीचे की दोनों कोर्ट्स ने राइटली कंसिडर किया था मेरिट्स को, और मेरिट्स को देखते हुए ये निकल के आता है कि जो अपीलेंट जो है इंटाइटल्ड नहीं है बेल लेने के लिए, इसलिए उसमें कोई इंटरफेरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी सबमिशंस थी स्टेट के काउंसिल्स ने भी दी। और बाद में फर्दर एक इशू ये उठाया कि इन्होंने 207 की जो सीआरपीसी की एप्लीकेशंस हैं वो फाइल की हैं, और सबमिशन दी कि 100 एप्लीकेशंस हैं वो फाइल की गई हैं जो कि 207 सीआरपीसी में डाली गई हैं, और एप्लीकेशन जो है इसलिए फाइल की जा रही हैं कि ट्रायल को देरी की जा सके। और फर्दर सबमिशंस दी कि एक जजमेंट आई थी पूर्णा स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की, उसमें कहा था कि ये सारी एप्लीकेशन जब चार्जेस फ्रेम हो जाए उसके बाद फाइल की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इंटेंशनली फाइल की जा रही है जब प्री चार्ज स्टेज ऑफ ट्रायल का अभी चार्ज हुआ लगाया नहीं है, तो इसमें फाइल की जा रही है ताकि फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से बचा जा सके। और सबमिशन ये थी कि अपीलेंट जो हैं जो एप्लीकेशन ऑफ डिस्चार्ज भी लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं फाइल की और सिर्फ ट्रायल को देरी की है। और सारे फैक्ट्स को देखते हुए ये कहा गया कि अपीलेंट ही हैं जो ट्रायल को देरी कर रहे हैं, लंबा खींच रहे हैं। और ये सबमिशन थी कि जो ट्रिपल कंडीशंस जो हैं सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए की जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तब तक किसी भी पर्सन जो है उसे बेल पे नहीं छोड़ा जा सकता है। तो इस कोर्ट ने पहले ही पिछले ऑर्डर में ही पाया था कि अपीलेंट जो है वो बेल में जो है वो मेरिट्स पे उनको बेल नहीं ग्रांट की थी। इसलिए सेकंड जो कंडीशन थी पीएमएलए की, और इसमें काफी रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए ताकि वो साबित कर सकें कि वो गिल्टी नहीं है ऑफेंस के, वो भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ इस प्रेजेंट केस पे। और साथ में बताया कि ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और इन्फ्लुएंशियल पर्सन हैं, और ऑफिस ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने क्राइम कमिट किया था, अगर अपीलेंट को बेल पे छोड़ दिया जाएगा तो हर पॉसिबिलिटी है कि विटनेसेस को और एविडेंस को टेम्पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर उनके जो स्टेट मींस अपीलेंट के काउंसिल ने सबमिशन की है कि ट्रायल उनकी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। 207 सीआरपीसी की एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी इसलिए फाइल की जा रही है डिले करने के लिए, ऐसा टोटली इनकरेक्ट है। इसमें उन्होंने कहा कि जो एप्लीकेशन इसलिए फाइल करनी जरूरी थी कि जो प्रोसिक्यूशन ने वो सारे दस्तावेज जो हैं जो कि अक्यूज्ड पर्संस को निर्दोष साबित करते हैं वो नहीं फाइल किए थे, और उसको एक अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी श्रेणी में डाल दिया गया था। और साथ में ये कहा कि राइट टू अ फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो बनता है जो कि इनकैप्सुलेटेड है इन सेक्शन 207 सीआरपीसी के अंदर वो कंप्लाई होना चाहिए। और इसलिए अपीलेंट ने फोर्सफुली इस एप्लीकेशंस को फाइल किया है। मींस 207 सीआरपीसी की जो एप्लीकेशन थी उसको कहा कि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मींस उनके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि वो फाइल करने। मींस जहाँ पर जो स्टेट है उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स को जो अनरिलाइड श्रेणी है उस पर रखा था, इसलिए उनको फाइल करनी पड़ी एप्लीकेशंस उनको ताकि इंस्पेक्ट कर सकें। और किस तरह की एप्लीकेशन थी वो आगे की जजमेंट में बताते हैं। और उन्होंने कहा कि सिर्फ 14 एप्लीकेशंस फाइल की थी, ईडी केस में 13 एप्लीकेशंस थी वो फाइल की थी, वो सीबीआई के केस में, और सारी एप्लीकेशंस था वो अलाउ कर दी थी ट्रायल जज ने। और सबमिशंस ये भी देखे जाएं कि जो मींस अगर जो डॉक्यूमेंट्स है अनरिलाइड हैं तो वो एक डिजिटल फॉर्म में उसका काफ़ी समय लगेगा। और एक कॉम्प्लायंस रिपोर्ट थी 7 मई 2024 को जो कि फाइल की थी, तो उस पर रिलाई किया और अपनी पोजीशन को और मजबूत किया उन्होंने। और अब प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस कोर्ट ने अब अपना एनालिसिस किया। पहली ऑब्जेक्शन ये लगाई थी कि जो एएसडी ने लगाई थी कि जो सेकंड सेट ऑफ अपील जो है वो फाइल की गई है चैलेंजिंग ऑर्डर जो 21 मई 2024 का था, क्या वो मेंटेनेबल है। तो यहाँ पर बताया कि पहले उन्होंने एक सेम ऑर्डर के अगेंस्ट पे एसएलपी क्रिमिनल फाइल की थी, और डिविजनल कोर्ट बेंच थी जो इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ऑर्डर था वो 4 जून 2024 को फाइल किया, मींस ऑर्डर दिया था। उसमें ऑर्डर के कंटेंट्स यहाँ बताए गए हैं।
अब सबमिशंस को देखते हुए अगर हम उसकी सबमिशन सीएसजी की सबमिशंस को देखने से पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये अपील मेंटेनेबल है। तो इसलिए वो जो ऑब्जर्वेशंस थी कोर्ट ने जो दी थी उस जो पहले ऑर्डर पे उसमें माननीय कोर्ट ने उस पर ऑब्जर्व किया, वो सारे कंटेंट्स यहाँ लिखे जो पहले ऑब्जर्वेशंस दी थी। तो यहाँ बताया कि प्रोलॉन्ग, उस ऑब्जर्वेशन में निकल के आया कि कोर्ट जो कंसर्न थी कि ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड था इनकार्सिनेशन का जो अपीलेंट ने सफर किया है, और सारे कई प्रोनाउंसमेंट्स भी आए थे। तो उसमें कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि जो स्पीडी ट्रायल है वो एक फंडामेंटल राइट है, मींस जो कि एक आर्टिकल 21 के अंदर संविधान के अंदर दिया गया है। और एक विजय मंडल लाल चौधरी एंड अदर्स का जो केस था, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि 436A जो है वो मैंडेट नहीं बनना चाहिए। अक्यूज्ड को बेल जो है शुड नॉट बी ग्रांटेड बेल अंडर पीएम जब तक वो मींस कोर्ट को इस प्रकार की इंटरप्रिटेशन नहीं निकलनी चाहिए कि जब तक वो कुछ इतना समय का जो पीरियड है वो जेल में इनकार्सरेट नहीं कर लेता तब तक उसे बेल नहीं देनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा इस पर बिल्कुल ऐसा नहीं हम कंस्टिट्यूट करते, मींस ऐसा इंटरप्रिटेट नहीं करते। इस कोर्ट ने एश्योरेंस दी थी कि प्रोसिक्यूशन ने एश्योरेंस दी थी कि वो ट्रायल को अप्रोक्सीमेट मींस ट्रायल को कंक्लूड कर लेंगे और एप्रोप्रिएट स्टेप्स जो है वो 6 से 8 महीने तक लेंगे। और कोर्ट ने जब अपनी उनकी सबमिशंस को रिकॉर्ड करने के बाद ये लिबर्टी दे दी थी अपीलेंट को कि वो फ्रेश एप्लीकेशन बेल है वो मूव करें अगर कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस होते हैं। और इन केस जो ट्रायल जो है वो अगर वो लंबा चल रहा है और धीमी गति की चाल से चल रहा है तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एप्लीकेशन जो होगी, अगर जो भी एप्लीकेशन वो फाइल करेंगे तो वो कंसिडर करेगी ट्रायल कोर्ट द्वारा मेरिट्स पे, बिना किसी इन्फ्लुएंस हुए कि जी पहले जो बेल एप्लीकेशन वो डिसमिस हो गई है, जो इंक्लूडिंग इट्स ओन जजमेंट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखते बिना भी उस पर बिना इन्फ्लुएंस किए वो उसको अपने उस मेरिट्स पे डिस्पोज करेंगे। और अब यहाँ पर बताया कि ऑब्जर्वेशन जो बनती थी कि जो राइट टू स्पीडी ट्रायल है वो उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि चूंकि जो ट्रायल जो है वो स्नेल स्पेस से चल रहा है और 3 महीने होने के बाद भी, जो पहला जो ऑर्डर दिया था उसके 3 महीने के बाद भी जो स्नेल स्पेस के हिसाब से चल रहा है, और अपीलेंट ने सेकंड एप्लीकेशन जो बेल की फाइल की थी ट्रायल कोर्ट में और वो जो कि खारिज कर दी थी 30 अप्रैल 2024 को, और 3 मंथ्स लग गए ट्रायल कोर्ट को इस एप्लीकेशन को डिसाइड करते हुए। फिर उसके बाद अपीलेंट जो है हाई कोर्ट में गए और 6 महीने का समय और लग गया जब पहला जो ऑर्डर आया था इस माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो पास हुआ था, और वो भी रिजेक्ट हो गया 21 मई 2024 को। अब अपीलेंट ने अप्रोच किया इस कोर्ट में सेकेंड राउंड पे, और सेकेंड ऑर्डर जो पास हुआ था कोर्ट का वो था 4 जून 2024 को, जबकि अब पीरियड था 7 महीने 4 दिन का जो टाइम पीरियड है लैप्स हो गया था जब कोर्ट ने पहला ऑर्डर प्रोनाउंस किया था। अब कोर्ट ने उसको कंसिडर करते हुए स्टेटमेंट जो थी सॉलिसिटर जनरल की स्टेटमेंट को कंसिडर करते हुए कहा कि इन्वेस्टिगेशन जो है उसे कंक्लूड कर लिया जाएगा, फाइनल जो चार्जशीट है वो भी फाइल कर ली जाएगी एक्सपीडिशियसली किसी भी हालत में 3 जुलाई 2024 या उससे पहले, और उसके बाद ट्रायल कोर्ट जो है वो प्रोसीड करेगी फ्री टू प्रोसीड विद ट्रायल अपने हिसाब से चलाएगी। और अब इस फैक्ट्स को देखते हुए 6 से 8 महीने का समय जो फिक्स किया गया था फर्स्ट ऑर्डर का वो अभी समाप्त नहीं हुआ था, इस से बेसिस पे वो पिटीशंस को डिस्पोज कर दिया था और कहा था कि अपीलेंट जो है वो अपनी प्रेयर को रिवाइव कर सकते हैं अपनी जब भी कोई फाइनल कंप्लेंट और चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो अब इसमें कोर्ट ने लिबर्टी थी वो ग्रांट कर दी थी कि अपीलेंट को कि वो अपनी जो प्रेयर है वो रिवाइव कर सकते हैं जब चार्जशीट जब फाइल की जाएगी। अब उस डेलीगेट किया गया अपीलेंट को कि वो फिर गए ट्रायल कोर्ट में और फिर उसके बाद फिर हाई कोर्ट में गए और उसके बाद फिर इस कोर्ट में माने सुप्रीम कोर्ट में। इन ओवरव्यू उन्होंने कहा कि ये गेम खेली जाए, प्ले गेम ऑफ स्नेक एंड लैडर। तो अब इसमें अपीलेंट को एक स्नेक एंड लैडर की जो गेम की तरह खेला गया है विद मेकिंग हिम प्ले मींस मेकिंग हिम प्ले मींस जैसे स्नेक एंड लैडर की जो गेम होती है उसी हिसाब से ये, क्योंकि पहले ट्रायल कोर्ट गए फिर हाई कोर्ट गए। अब क्योंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपना व्यू पहले ही दे दिया था इन आवर व्यू कि अब इसमें अपीलेंट को फिर वापस ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में भेजना तो एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी होगी। अब दोबारा से जाएंगे तो एक कोर्ट ने कहा एक एम्प्टी फॉर्मेलिटी होगी। तो मैटर जो कि एक लाइफ और लिबर्टी का हो सिटीजन को, तो ऐसे में जो कि एक सैक्रोसैंक्ट राइट्स हैं, जो लाइफ और लिबर्टी जो सैक्रोसैंक्ट जो राइट्स हैं जो संविधान ने दिए हुए हैं, और सिटीजन को भगाया नहीं जा सकता कि वो पिलर टू पोस्ट एक दर से दूसरे दर जाएं, एक गेट मतलब एक पिलर से दूसरी पोस्ट पे जाएं, ऐसे नहीं बताया, दर दर के लिए ना जाएं। और कोर्ट ने जो सेकंड ऑर्डर जो दिया था वो 4 जून 2024 को था, उसमें ये बताया था कि कोर्ट ने रिकॉर्ड किया था कि अभी वो आर्गुमेंट्स में नहीं जाएंगे और ना ही वो देखेंगे लिबर्टी, बस
और डेवलप ऑन द व्यू ऑफ लिबर्टी देंगे कि फर्स्ट ऑर्डर क्या दिया था कोर्ट ने। जिस कोर्ट ने नोटिस किया था कि जो अश्योरेंस दी थी लर्नर सॉलिसिटर जनरल ने कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो कंक्लूड कर ली जाएगी और फाइनल कंप्लेंट और चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाएगी 3 जुलाई 2024 से। और फर्दर ऑब्जर्वेशन ये थी कि सेकंड ऑर्डर था कि जो पीरियड 6 से 8 महीने का जो फिक्स पीरियड गया था वो पीरियड जो है वो खत्म नहीं हुआ था, तो इसलिए उसने उन्होंने कोर्ट ने एक पिटीशन थी जो उसको डिस्पोज कर दिया था और लिबर्टी देती थी कि वो अपनी पीरियड को रिवाइव कर सकते हैं। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस होगा कि अगर ये ऐसे में इंटरप्रेटेड किया जाए कि जो अपीलेंट को जो पीरियड है वो रिवाइव करें और स्पेशल लीव दें अगेंस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, जो कि मीन्स कि वापस उसको इनको भेजना ट्रायल कोर्ट में एक तरह की एक ट्रेविस्टी ऑफ जस्टिस होगा। अब एक एडेज के बारे में बताया, कहावत बताया कि प्रोसीजर इज अ हैंडमेडन एंड नॉट अ मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस। ये एक उन्होंने कहावत के सुप्रीम कोर्ट ने कहावत पर रिलाई किया कि जो प्रोसीजर जो होता है एक हैंडमेडन मीन्स जो एक प्रोसीजर जो है वो एक सर्वेंट होता है, ना कि मिस्ट्रेस ऑफ जस्टिस। मीन्स वो एक मीन्स उन्होंने कहा कि एक जस्टिस का वो मीन्स जो भी प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, मीन्स एडेज को अगर इंटरप्रेट करें कि जो प्रोसीजर्स बनाए गए हैं वो एक पार्ट बनाया गया है कि जिससे वो हेल्पफुल हो, ना कि वो उस पर डोमिनेट करे जस्टिस के ऊपर। तो ये प्रोसीजर जो है वो अभी भी कोर्ट ने कहा हमारे कानून में अभी भी रिंग कर रहा है, मीन्स लाउडली रिंग कर रहा है। तो ये एक जजमेंट आई थी, उस पर रिलाई किया था पहले उन जजमेंट्स को। तो रिलाई करने के बाद कोर्ट ने कहा था कि लिबर्टी रिजर्व दी थी कोर्ट ने की, और कहा था सेकंड ऑर्डर दिया था उसमें ये कहा था कि अपीलेंट जो है वो अपनी रिक्वेस्ट को रिवाइव कर सकते हैं। और इन्होंने इसमें फिर जब भी जब फाइनल कंप्लेंट और चार्जशीट फाइल की जाएगी तो प्रेजेंट अपील जो है वो फाइल की गई थी, फाइनल कंप्लेंट चार्जशीट जो है वो रिस्पोंडेंट ने फाइल की। तो अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन जो रेज की गई है जो स्टेट की साइड से ईडी और सीबीआई की साइड से, उसको हम उस पर एंटरटेन नहीं करते, उसे रिजेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर अपीलेंट को बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब ये प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन करने के बाद अब फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देखा कि यहाँ पर अपीलेंट को क्या बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। अब यहाँ पर कंटेंशन थी एएसजी की कि कंडीशन जो प्रोवाइड है सेक्शन 45 पीएमएलए की वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपीलेंट को मिलनी नहीं चाहिए बेल। और अब यहाँ पर बताया कि सर्टेन पैराग्राफ्स थे पिछले ऑर्डर के, उसको भी देखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि एएसजी ने कहा कि पिछले ऑर्डर में उन्होंने कहा दिया था कि नहीं मिलनी चाहिए बेल। तो अब कोर्ट ने कहा कि हमारे सारे पैराग्राफ्स को पढ़ो, ना कि आइसोलेशन में पढ़ो। जो भी ऑर्डर है उसको पूरी इंटायरिटी में पढ़ो, पूरा का पूरा पढ़ो ऑर्डर को। और पैराग्राफ 28 था उस ऑर्डर का, उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो राइट टू द बेल है, अगर कोई भी डिले होती है और अगर कोई इनकार्सिनेट लंबे समय पे हो रहा हो, और नेचर ऑफ एलिगेशंस भी देखनी चाहिए, उसे रीड करनी चाहिए सेक्शन 439 और सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए के तहत। कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो हमेशा एक हायर लॉ होगा, और जो कि बेसिक राइट होगा पर्सन का जो भी चार्ज होंगे ऑफेंस के, और उसे कन्विक्ट नहीं किया जाए, नॉट कन्विक्टेड ही भी इंश्योर्ड कि जब तक उन कन्विक्शन नहीं हो जाती उनको एक स्पीडी ट्रायल भी मिलेगा उनको। तो यहाँ पर ये बताया कि जो ट्रायल जो है वो जो प्रोसीड नहीं कर रहा हो, जो रीजन जो एट्रीब्यूएबल नहीं है अक्यूज्ड के समय को बन रहे हो, तो जब तक कोर्ट जो है वो गुड रीजंस जो है कोई गुड रीजंस ना हो, और तब भी इसमें कोर्ट हमेशा एक्सरसाइज कर सकती है, वो बेल ग्रांट कर सकती है। और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ट्रायल जो है वो कई साल चलेगा, और क्लियरली सीन फ्रॉम दिस कोर्ट इन जब पहली लिटिगेशंस हुई थी बिटवीन पार्टीज, तो स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया था कि जो डिले जो है वो अगर कपल्ड होगा इनकार्सिनेशन के लॉन्ग पीरियड टाइम के, ये सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ एलिगेशंस, और राइट टू जो बेल जो है उसे सेक्शन 45 पीएमएलए के साथ पढ़ना चाहिए। और डिविजनल बेंच एक जजमेंट आई थी राम कृपाल मीना वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट की, और उसमें क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ था कि एक 5 करोड़ थे वो उसने ब्राइब ली थी उसमें मीन्स अक्यूज्ड ने, और 46 लाख थे वो रिकवर्ड हो गए थे। उस केस में अपीलेंट को अरेस्ट के लिया गया था 26 जनवरी 2022 को, और एफआईआर थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, और ऑफेंसेस थे 406, 420, 120 के, और राजस्थान 406 राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन के तहत मींस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 1992 में ऑफ, लेकिन उसके बाद उसको बेल दे दी गई थी 18 जनवरी 2023 को।
उसमें जो कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या दी थी वो यहाँ बताया है उन्होंने। अब कोर्ट ने कहा कि हमारे पहले ऑर्डर को देख के ये क्लियर होता है कि एश्योरेंस दी थी हम बार में कि काउंसिल ने स्टेट के कि प्रोसिक्यूशन के बिहाफ पे दी थी कि वो ट्रायल जो है वो कंक्लूड करेंगे अगर अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेंगे विद इन नेक्स्ट 6 से 8 महीने के अंदर। उस स्टेटमेंट को देखते हुए कोर्ट ने कंसिडर नहीं की थी उसमें एप्लीकेशन ऑफ बेल उस स्टेज पे, लेकिन लिबर्टी दे दी थी अपीलेंट को कि वो फ्रेश बेल है वो मूव कर सकते हैं अगर कोई भी चेंज इन सर्कमस्टांसेस होता है तो। और साथ में फिर हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने जो है मींस जो दिस कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट ने बताया, फिर यहाँ पे बताया कि एक लिबर्टी भी दे दी थी कि अपीलेंट को कि वो फाइल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इंटरिम बेल की अगर कोई भी इनकी इल हेल्थ होगी जब मेडिकल इमरजेंसी होगी तो। अब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये कोर्ट ने एक्सपेक्ट किया कि जो ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने में कंक्लूड हो जाएगा, लेकिन लिबर्टी रिजर्व थी इसकी वो जा सकते हैं ट्रायल में अगर ट्रायल जो है कंक्लूड नहीं होता 6 से 8 महीने में या फिर कछुए की चाल से वो चल रहा हो। तो ये सारा जजमेंट्स का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो ये बताया गया है। और फिर स्पेशल जज थे और लर्नर सिंगल जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एप्लीकेशन मेरिट्स पे कंसिडर किया और डिले और डिनायल ऑफ राइट टू द स्पीडी ट्रायल, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई एरर नहीं थी जजमेंट्स की। लेकिन ऑब्जर्वेशन जो दी गई थी इस कोर्ट ने कि पहले ऑर्डर में उसका था कि वो उसको कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन जो क्वेश्चन था कि ट्रायल कोर्ट ने क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने करेक्टली कंसिडर किया था जो ऑब्जर्वेशन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे पिछले ऑर्डर में विद रिगार्ड्स टू राइट टू स्पीडी ट्रायल और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनकार्सिनेशन। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि नीचे की कोर्टों ने जो क्लेम था अपीलेंट का वो रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ट्रिपल टेस्ट जो था एज कॉन्टेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत उसका जो प्रेयर थी उनकी वो रिजेक्ट कर दी। इस व्यू में कोर्ट ने कहा कि एक इग्नोरेंस है ये ऑब्जर्वेशन जो दी गई थी कोर्ट ने पैरा नंबर 28 पे और पहले ऑर्डर पे, जिसमें कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया था कि जो राइट टू द बेल है अगर इन केस जो डिले जो होता है अगर इनकार्सिनेशन के साथ और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक है तो उसको भी रीड करना चाहिए सेक्शन 439 सीआरपीसी एंड सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए। तो ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में साफ मींस ये बताया था कि अपीलेंट इंडिविजुअली हैं और डिफरेंट अक्यूज्ड पर्सन जो हैं। ट्रायल कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये बताया था कि कई अक्यूज्ड पर्सन जो हैं वो एप्लीकेशन जो फाइल कर रहे हैं ऑरल सबमिशंस दे रहे हैं, और फर्दर ऑब्जर्व किया कि सम एप्लीकेशंस थी वो फ्रिवलस थी। यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व किया कि ट्रायल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी कंटेंशन ऑफ अपीलेंट को कि ही हैज नॉट बीन कंट्रीब्यूटेड दैट ही हैड नॉट कंट्रीब्यूटेड, उस प्रोसीडिंग्स को उन्होंने कोई भी डिले नहीं किया है और या फिर केस जो है वो स्नेल स्पेस पे चल रहा है। लेकिन सब्सिक्वेंट पैरा नंबर 80 द कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि मींस डिले को रोकने के लिए और टाइम जो लिया जा रहा है कि काउंसिल की साइड से तो जो इंस्पेक्ट करने हैं उन्होंने अंडरलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स तो इनवाइट ऑर्डर्स अप्रैल 2024 में एक प्रोसिक्यूशन की जो क्वेरी थी वो प्रोसिक्यूशन को दी गई थी कि क्या अंडरलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे अक्यूज्ड को डिजिटलाइज्ड फॉर्म में। लेकिन ये रिकॉर्ड किया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने सजेशंस को एक्सेप्ट किया और कहा कि ये प्रोसीडिंग्स को तेजी से अगर ऐसे में अगर डिजिटल फॉर्म में दे दिया जाएगा तो प्रोसीडिंग्स तेजी से एक्सपीडिटियसली तेजी से समाप्त हो पाएंगी। और कॉम्प्लायंस रिपोर्ट भी फाइल की थी असिस्टेंट डायरेक्टर ने और बताया कि जो कॉम्प्लायंस रिपोर्ट थी वो अवेलेबल है 757 पेपर बुक में, और इसमें ये बताया गया था साइबर लैब ने इन्फॉर्म किया था कि 70 से 80 दिन लगते हैं एक कॉपी को मींस प्रिपेयर करने के लिए, 1 कॉपी ऑफ क्लोनिंग ऑफ डाटा अंडरलाइड डिजिटल डिवाइसेस पे। और सबमिशंस दी कि 100 ऑफ एप्लीकेशन जो हैं वो फाइल की गई हैं फॉर द सप्लाई ऑफ अंडरलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स। तो रिकॉर्ड जो है वो सब्सटेंशिएट नहीं करता इस पोजीशन पे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये सब सब्सटेंशिएट नहीं कर रहा क्योंकि एप्लीकेशन जो थी डिफरेंट अक्यूज ने फाइल की थी, और लेकिन यहाँ पर जो अपीलेंट ने सिर्फ 13 एप्लीकेशंस फाइल की थी सीबीआई के केस में, 14 एप्लीकेशन ईडी में थे। और एप्लीकेशंस क्या थी कि वहाँ परमिशन मांगी थी कि वाइफ से मिलना चाहते हैं, और परमिशन टू फाइल वकालतनामा की, या फिर सिग्नेचर डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर पुट अप करना चाहते हैं, जहाँ पर एक साइन चेक करने की परमिशन मांग रहे हैं। मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन थी
वो थी कि डॉक्यूमेंट्स का ही मिसिंग थे और लेजिबल कॉपीज जो थी सेक्शन 207 208 सीआरपीसी के तहत थी, और कुछ एप्लीकेशंस थी जिसपे अनरिलाइड थी अपॉन डॉक्यूमेंट्स पे भी वो इंस्पेक्ट करना चाहते थे, और सारी एप्लीकेशन ही ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दी थी। अब यहाँ पर स्टेटमेंट ये दी कि प्रोसिक्यूशन की साइड से कि अब कोर्ट ने यहाँ पूछा कि कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा एएसजी से, कोई जितनी भी एप्लीकेशन जो फाइल की थी, क्या एक भी एप्लीकेशन बता पाएंगे जो अपीलेंट ने फ्रिवलेस एप्लीकेशन फाइल की हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी सिंगल ऑर्डर ऐसा भी पॉइंट आउट नहीं कर पाए, और मैटर को देखते हुए हमें आप पाते हैं कि यहाँ पर कि अपीलेंट ने ट्रायल को देर किया इज नॉट सपोर्टेड बाय रिकॉर्ड। कोई भी रिकॉर्ड से ऐसा नहीं बन पा रहा है कि अपीलेंट ने ट्रायल को देरी की हो। और सेकंड ऑर्डर ये था कि उसमें ये बताया था कि जो ट्रायल है वो कंक्लूड कर लिया जाएगा, फाइनल की चार्जशीट जो है वो एक्सपीडिशियसली फाइल कर दी जाएगी। और 8th चार्जशीट जो फाइल हुई थी 28 जून 2024 को हुई थी, और रिस्पॉन्डेंट्स के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन जो है वो 3 जुलाई से पहले कर देनी चाहिए थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो कंटेंशन रेज की थी वो एएसजी की सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि किस तरह से ट्रायल कमेंस हो सकता है प्रायर टू दैट, अगर इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर ली जाएगी आफ्टर पीरियड ऑफ 8 months फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कोई क्वेश्चन नहीं बनता था कि मींस यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने कंसिडर नहीं कर पाए उस सारी चीज़ों को। 6 से 8 मंथ्स की जो बताया था उन्होंने पीरियड का, लॉन्ग पीरियड ऑफ इनकॉर्सनेशन था जो कि 17 महीने से ज़्यादा यहाँ पर अपीलेंट एक्यूज्ड रह रहे हैं, और ट्रायल अभी कमेंस ही नहीं हुआ है, और अपीलेंट जो डिप्राइव किया गया है स्पीडी ट्रायल के लिए। और स्पीडी ट्रायल जो है और राइट टू लिबर्टी जो है वो सैक्रोसैंक्ट राइट्स हैं, और कई जजमेंट्स थी वो माननीय कोर्ट की आ चुकी हैं, और इस सारे जजमेंट्स को कहा कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व भी किया कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट है वो एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल को भूल गए हैं कि बेल को रोका नहीं जा सकता, एज ए पनिशमेंट के तौर पर रोका नहीं जा सकता। और ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मीन्स अटेम्प्ट टू प्लेस सेफ इन द मैटर, हमेशा उनको साफ मीन्स अपना जो मैं बेल ग्रांट करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और बेल जो है प्रिंसिपल ये था कि बेल इज एन रूल एंड रिफ्यूजल इज एन एक्सेप्शन, जब भी कोई ब्रीच होगी तो। और नॉन ग्रांट ऑफ बेल इवन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप शॉर्ट टर्म केसेस, कोर्ट जो अगर बेल रिजेक्ट कर दी जाएगी तो कोर्ट जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बाढ़ लग जाएगी इस केसेस की, बेल एप्लीकेशंस की। तो हाई टाइम पे ये बन के आता है कि जो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट है वो प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज करें कि जो बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई ने 493 विटनेसेस को एग्जामिन किया है, नेम लिया गया है, और thousands of pages of documents हैं और lakhs of pages of digitalized documents हैं। तो ये साफ निकल के आता है कि रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी नहीं है कि जो ट्रायल जो है कंक्लूड हो जाएगा नियर फ्यूचर में, और इसलिए अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक उनको रखा नहीं जा सकता। सो स्पीडी कंप्लीशन ऑफ ट्रायल जो है उनका फंडामेंटल राइट है। और प्रेजेंट केस में यहाँ पर बताया कि कोई इनके डीप रूट्स हैं सोसाइटी में, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो कंट्री को छोड़ के भागेंगे। और इस साथ में कहा कि वो एएसजी की कंटेंशन थी कि वो टेम्पर कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो यहाँ पे कहा कि ये डिपेंड करता है, कोर्ट ने कहा ये डिपेंड करता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स तो ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन ने सीज कर लिया, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एविडेंसेस को सीज करें। और विटनेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए बात की तो कोर्ट ने कहा कि एक स्ट्रिंजेंट कंडीशंस जो है वो इम्पोज की जा सकती है अपीलेंट अक्यूज्ड पर। ऐसे में उनको अपील थी अलाउ कर दी, और हाई कोर्ट का दिल्ली का ऑर्डर था जो पास किया गया था उसको क्वैश कर दिया, सेटिसाइड कर दिया। अपीलेंट को बेल पे छोड़ने की डायरेक्शंस दे दी, ईडी केस नंबर, और सीबीआई ने जो एफआईआर रजिस्टर की थी 10 लाख के बेल बॉन्ड पे और 2 श्योरिटीज पे, और कहा कि वो अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करेंगे और रिपोर्ट करेंगे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को मंडे और थर्सडे को 10 से 11 बजे। और अपीलेंट जो है वो किसी प्रकार का अटेम्प्ट नहीं करेंगे विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए या फिर एविडेंस को टेम्पर करने के लिए। पेंडिंग एप्लीकेशन थी वो डिस्पोज कर दी। ये जजमेंट आई थी आज ही के दिन 9 अगस्त 2024 को। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।